ठीक। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या होता है? हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये बताओ मेरे पास एक कोई डिस्क है या कोई स्फेयर है या कुछ भी है और इसके सेंटर मास की वेलोसिटी VCM है, इसके सेंटर मास की वेलोसिटी VCM है, इसके सेंटर मास की वेलोसिटी VCM है और इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है। ओमेगा की वैल्यू है VCM/R। ठीक, एक मेरे पास रोलिंग बॉडी है, VCM है और ओमेगा, इसके पास एक वेलोसिटी है ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। ये बताओ इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी कितनी आएगी? 0 आएगी। इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी होगी 0। ये इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी होगी 0। इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी होगी 0। इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या निकली थी हमें? इस पॉइंट की हमको नेट वेलोसिटी निकली थी 2 टाइम्स ऑफ VCM। हमको इस पॉइंट की वेलोसिटी निकली थी VCM। हमको इस पॉइंट की वेलोसिटी हमने देखा था सुपर इंपोज करके, कितनी निकली थी? √2 VCM एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। हमने इसको क्या किया था? हमने फर्स्ट मेथड जो लगाया था उसमें हमने क्या किया था? हमने पहले मेथड में क्या किया? उसको 2 मोशन माना था। हमने क्या किया था? वी सुपर इंपोज्ड प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन प्लस प्योरली रोटेशनल मोशन अबाउट सेंटर मास एक्सिस। यही किया था हमने क्या कहा था? इसको एक बार प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन माना था VCM से और एक बार प्योरली रोटेशनल माना था सेंटर मास एक्सिस के अबाउट, और दोनों का अलग अलग निकाला था। हमारे इसकी काइनेटिक निकालना चाहते हैं तो काइनेटिक क्या निकलेगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी निकलेगी बताओ? इसकी वजह से क्या होगा? 12m VCM² और इसकी वजह से क्या होगा? 12 ICM ω²। यही ना, ये हम कर चुके हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर हम इसको मान लें, क्या मान लें? हम अगर ये मान लें कि ये एक बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये पेंसिल एक बॉटम मोस्ट पॉइंट है इस तरह से, इसके ऊपर ये रखा हुआ था इस तरह से, इसके ऊपर ये रखा हुआ था इस तरह से, यानी ये या इस टिप के ऊपर, इस पेंसिल के नोक के ऊपर ये टिका हुआ है ऐसे, और अब ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। ये पॉइंट फिक्स है, इसके अबाउट ये रोटेट करके गिरने की कोशिश कर रहा है। यानी अगर हम इसको दूसरे व्यू में देखें, किस व्यू में? हम क्या कह रहे हैं कि हम इस K टोटल को लिख सकते हैं। क्या हम इस K टोटल को लिख सकते हैं? 12m VCM का मतलब क्या है बताओ? ω/r। VCM किसके इक्वल है? ω/r प्लस 12 ICM ω²। लिख सकते हैं। VCM को लिख दिया ω/r। क्या हम इसको लिख सकते हैं 12 ICM प्लस mr² इंटू ω²? हाफ कॉमन ले लिए, ICM प्लस mr² इंटू ω²। ये बताओ ICM ये प्लस mr², क्या ये होगा? ICM ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर मास एक्सिस प्लस mr², क्या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम? यस सर। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं एक स्टेप में? टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ I अबाउट ये कौन सा एक्सिस है? ICM प्लस ये एक्सिस बॉटम मोस्ट पॉइंट का, I अबाउट बॉटम मोस्ट एक्सिस इंटू ω²। लिख सकते हैं। बताओ। यस सर। तो क्या टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने का 2 तरीका है। क्या तरीका? पहला तरीका कि सेंटर मास के अबाउट रोटेशन मानो, सेंटर मास के अबाउट रोटेशन मानो और सेंटर मास का ट्रांसलेशन मानो, दोनों को ऐड करो। या फिर वो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट ये प्योर एक्सिस होगा, इस एक्सिस के अबाउट
अबाउट एक्सिस ए, इसका मतलब क्या है? अबाउट एक्सिस ए, अबाउट एक्सिस ए मोशन इज प्योरली रोटेशनल, प्योरली रोटेशनल। इस एक्सिस के अबाउट अभी ये मोशन, इस एक्सिस के अबाउट, इस टिप के अबाउट अभी ये मोशन प्योरली रोटेशनल मोशन है। समझ लो, ये पॉइंट रेस्ट पे, इसके अबाउट ये घूम रहा है, इस फिक्स पॉइंट के अबाउट ये टर्न ले रहा है, ये इस एक्सिस के अबाउट प्योरली रोटेशनल मोशन है। यानी एवरी कंबाइंड मोशन इज ए प्योरली रोटेशनल मोशन अबाउट सम एक्सिस। हर कंबाइंड मोशन किसी एक्सिस के अबाउट प्योरली रोटेशनल मोशन होता है। उस एक्सिस को बोलते हैं उसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, प्योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि दो लोग इसको दो तरह से देख रहे हैं। एक पर्सन क्या करता है, कहता है ये VCM से चल रहा है और सेंटर मास के अबाउट रोटेट कर रहा है। दूसरा पर्सन कह रहा है नहीं, ये सिर्फ इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। पहला पर्सन VCM का के कारण एक चीज निकालेगा, फिर प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर मास एक्सिस के अबाउट एक चीज निकालेगा, दोनों को ऐड करेगा, सुपर इंपोज करेगा। दूसरा पर्सन सिर्फ इसके अबाउट निकाल देगा। ठीक, अगर हम वेलोसिटी की बात करें, ये तो हो गई एनर्जी की बात। या तो दोनों को सुपर इंपोज करो या फिर तुम इंस्टेंटेनियस एक्सिस फाइंड कर लो, उसके बाद एक स्टेप में लिख सकते हो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। दूसरा, यानी देखने का नजरिया अलग है, देखने का नजरिया अलग है। हमारी आदत है हम हमेशा सेंटर मास को ही देखते हैं, इसीलिए हम धोखा खा जाते हैं। कोई भी मोशन जो कंबाइंड मोशन दिखता है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके बाद प्योर रोटेशन होता है। मैं इसको प्रूव करूंगा। अगर हम वेलोसिटी की बात करें, हमने यहां क्या किया था, इसकी वेलोसिटी ली VCM ट्रांसलेशनल की वजह से, फिर इस पे सुपर इंपोज किया रोटेशन की वजह से सेंटर मास एक्सिस के अबाउट ओमेगा r, जिसकी मैग्नीट्यूड VCM है, फिर दोनों का रिलेटेड निकाला √2 VCM आया। अगर हम इसके अबाउट उसको प्योर एक्सिस माने, और हम इसको फिक्स्ड पॉइंट माने, और इस नेल के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, टॉपल कर रहा है, गिर रहा है, तो उस केस में क्योंकि ये इसका प्योर एक्सिस है, तो जो प्योर एक्सिस होता है और ये प्योर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो किसी पॉइंट की स्पीड क्या आएगी, सीधे यहां से डिस्टेंस ले लो और इस डिस्टेंस को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, ओमेगा से। तो ये स्पीड कितनी आ जाएगी, ओमेगा इंटू एक्स, ओमेगा इंटू डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा ना। समझ रहे हो? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं बोल रहा हूं कि अगर ये रॉड रोटेशन मोशन में है, अगर ये रॉड इस एक्सिस के टॉप जो रोटेट कर रहा है, तो किसी पॉइंट की स्पीड क्या होती है, हर पॉइंट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो उस पॉइंट से डिस्टेंस x, तो उसकी स्पीड होगी ओमेगा टाइम्स ऑफ x। अगर यहां से उस पॉइंट की डिस्टेंस एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस x है, यानी वो पॉइंट x रेडियस के सर्किल पे घूम रहा है, उसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है, x, तो उसकी स्पीड होगी मैग्नीट्यूड में ओमेगा इंटू एक्स, और डायरेक्शन में क्या होगी, रेडियस के परपेंडिकुलर होगी ना, होगी ना। तो अगर मैं इसको एक्सिस मान रहा हूं, प्योर एक्सिस, मैं इसको दूसरे तरह से वेलोसिटी निकाल रहा हूं। मैंने पहले मेथड में वेलोसिटी क्या किया था, एक बार VCM निकाला, एक बार सर्कुलर मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास एज द सेंटर, वो निकाला, दोनों को सुपर इंपोज किया। दूसरी बार मैं क्या कर रहा हूं, इसको कॉमन सेंटर मान रहा हूं, इस पॉइंट को मैं कॉमन सेंटर मान रहा हूं, क्योंकि ये पॉइंट मेरा एक्सिस है, प्योर एक्सिस है, ये प्योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो है ना, ये प्योर एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसके अबाउट ये मोशन एकदम रोटेशनल मोशन है, हालांकि डिस्क का हो रहा है, बट जैसे ये पॉइंट, जैसे ये इस तरह घूम रहा है, तो क्या बोलेंगे, ये पॉइंट बॉटम मोस्ट पॉइंट इसका एक्सिस है, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है, तो इसके अबाउट हो रहा है। तो अगर हम इस तरह से इसको देखें तो एक स्टेप में निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखो, इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से कितनी होगी, r, इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्सिस से कितनी होगी, r, इसकी स्पीड कितनी निकालोगे, ओमेगा इंटू r, इसको नाम दे दो VCM, इसका नाम दे दो VCM, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी है बताओ, √2r,
है। यस सर। तो इसकी स्टेप एक स्टेप में निकलेगी, पहले 2 स्टेप होता था, अब एक स्टेप में निकलेगा। ये कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू √2r, और इसके परपेंडिकुलर, इसका मतलब 45 डिग्री पे। ये हो गया √2 VCM। ओमेगा इंटू आर अगर VCM है तो VCM के टर्म्स में √2 VCM। इसकी स्पीड कितनी निकलेगी, इस एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है 2r, तो सीधे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर ओमेगा इंटू 2r, बिकॉज ओमेगा इंटू आर VCM था, ये होगा 2 VCM। एक स्टेप में निकल रहा है ना। अब मुझे ये बताओ, हाँ सर तो ये एक्सिस चेंज करने से वो ओमेगा नहीं बदलेगा? ओमेगा नहीं बदलेगा, ओमेगा वही रहता है, ओमेगा वही रहता है। बताऊंगा क्यों रहता है, पहले ये बताओ। ये एक रॉड है, ठीक। अब इसके मोशन को देखो, इस रॉड के मोशन को देखो। मैं इस रॉड कैसे बना रहा हूं, पहले ये रॉड यहां था, अब ये रॉड यहां है, और कुछ देर बाद ये रॉड यहां है। क्या ये ट्रांसलेशनल मोशन है? हाँ सर। है, बिल्कुल है, क्योंकि सेंटर मास रेस्ट पे नहीं है। देखो सेंटर मास पहले यहां था, अब यहां है, अब यहां है, तो सेंटर मास तो मूव कर गया। एग्रीड? तो बिकॉज सेंटर मास वेलोसिटी इज नॉट जीरो, तो तुम कह सकते हो ये ट्रांसलेशनल है सर। बिल्कुल सही बात है तुम्हारी बात, ट्रांसलेशनल है सर, बिल्कुल। क्या ये एंगल बदल रहा है, क्या ये अपना ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है? कर रहा है ना, यस सर। ओरिएंटेशन भी चेंज हो रहा है ना। यस हो रहा है। तो ओमेगा भी नॉट जीरो है, यानी रोटेशनल है। तो मैं तुमसे अगर पूछूं यहां पर या यहां पर, कहीं यहां एक VCM है, बिल्कुल है, और ये ऐसे घूम भी रहा है, तो तुम ये कह सकते हो कि सर ये तो कंबाइंड मोशन है। कह सकते हो ना, कह सकते हो, क्योंकि तुम देखोगे इसकी स्पीड थोड़ी कम होगी, इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि ये कम डिस्टेंस चला है और ये ज्यादा डिस्टेंस चला है। बिल्कुल हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो क्या ये कंबाइंड मोशन है? कंबाइंड मोशन है। क्यों कंबाइंड मोशन है? क्योंकि तुमने सेंटर मास को देखा कि सेंटर मास रेस्ट पे है कि नहीं, रेस्ट पे है। क्या इस बॉडी में कोई पॉइंट रेस्ट पे है? नहीं है। इसका मतलब कंबाइंड मोशन है, क्योंकि VCM रेस्ट, VCM नॉट जीरो, ट्रांसलेशनल, ओमेगा नॉट जीरो, रोटेशनल। अब मैं तुम्हें बताता हूं ये है क्या, ये है क्या, क्या होगा। तीनों रॉड को जहाँ पे एक्सटेंड करके वो जहाँ पे बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब मैं तुम्हें इसकी कहानी बताता हूं। एक्चुअली ये कंप्लीट रॉड है, एक्चुअली ये कंप्लीट रॉड है। ऐसे अगर मैं इस रॉड को कंप्लीट कर दूं, तो क्या इसके बाद ये रॉड, ये पूरा रॉड कंप्लीटली ट्रांसलेशन, सॉरी, इसके बाद क्या ये प्योरली रोटेशनल मोशन है? यस सर। है ना। इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड प्योरली रोटेशनल मोशन कर रहा था, ये पूरा रॉड। मैंने क्या किया, इस अपर पार्ट को इनविजिबल बना दिया, ट्रांसपेरेंट बना दिया, तुमको ये दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये मोशन वही रखा पहले जो था, जो इस कंप्लीट रॉड में इसका मोशन था, जो इस कंप्लीट रॉड में इसका मोशन था लोअर पार्ट का, वो वही रहा। अपर पार्ट को सिर्फ मैंने इनविजिबल बना दिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मोशन इसका वही रहा जो पहले था? इस पार्ट का मोशन, इस पार्ट का मोशन वही है जो पहले था, है ना। यस सर। लेकिन अब ये क्या हमको पता चल गया कि ये इस एक्सिस के अबाउट प्योरली रोटेशनल मोशन है। अगर मैं यहां इसके अबाउट इसका, अगर मैं इस एक्सिस को पता कर लूं, अगर मैं पता कर लूं ये कौन सा एक्सिस है जिसके अबाउट ये प्योरली रोटेशनल मोशन है, और मैं उसका ओमेगा निकाल लूं, तो मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकता हूं। अगर यहां से डिस्टेंस मान लो इसकी r है, ओमेगा इंटू आर, ये इसकी स्पीड होगी। मैं इसका स्पीड निकाल सकता हूं, कितना होगा, ओमेगा इंटू आर प्लस एल होगा ना। अगर मुझे ये पता चल जाए तो समझो ये दृष्टि भ्रम है और कुछ नहीं है। ये जो है ना, एक्चुअली में मोशन इस तरह से था, एक्चुअली में मोशन इस तरह से हो रहा था। इसको तुम बोलोगे प्योरली रोटेशनल मोशन अबाउट टॉप मोस्ट पॉइंट, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट रेस्ट पे है। लेकिन तुम्हारी आदत है कि तुम सेंटर मास को देखते हो और सेंटर मास रेस्ट पे नहीं है।
ये किसके अबाउट प्योरली रोटेशनल, इसके अबाउट टॉप मोस्ट पॉइंट के अबाउट ये प्योरली रोटेशनल है। सेंटर मास के अबाउट प्योरली रोटेशनल नहीं है, क्योंकि सेंटर मास रेस्ट पे नहीं, ये पॉइंट रेस्ट पे है। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम सेंटर मास को देखते हो, तुमको सेंटर मास चलता दिखता है तो तुम बोलते हो ट्रांसलेशनल है, और ओरिएंटेशन चेंज होता दिखता है तुम बोलते हो ये रोटेशनल है, तो तुम बोलते हो कंबाइंड है। तो तुम्हारे पास वो तरीका है, तुम VCM को अलग ले लो, ओमेगा को अलग ले लो। दूसरा तरीका है, तुम अगर गौर से देखो तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, भले उस बॉडी के बाहर है या उसके अंदर है, जिसके जो रेस्ट पे होगा उस समय वो पॉइंट रेस्ट पे होगा, तो उस पॉइंट के अबाउट वही मोशन प्योरली रोटेशनल मोशन होता है। अगर तुम उस पॉइंट को निकाल लो तो तुम एक स्टेप में आंसर लिख सकते हो, हाफ आई अबाउट दैट एक्सिस, जो आराम से निकल जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, इनटू ओमेगा। ये होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी, पहली बात। दूसरी बात, उस एक्सिस से जिस डिस्टेंस पे जाओगे उस डिस्टेंस पे ओमेगा टाइम्स ऑफ दैट वो उसकी स्पीड हो जाएगी उसके परपेंडिकुलर। इसका इलस्ट्रेशन मैं बता रहा हूं, पहले इसको समझ लो कि हर कंबाइंड मोशन किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट प्योरली रोटेशनल मोशन होता है। एवरी कंबाइंड, तो इसका मतलब है नेचर में दो ही मोशन होते हैं, या तो प्योरली ट्रांसलेशनल या प्योरली रोटेशनल। कंबाइंड मोशन एक देखने का नजरिया है और कुछ नहीं है। एक पर्सन बोल सकता है कि ये जो इसका लोअर पार्ट है, एक पर्सन ये बोल सकता है कि इसका लोअर पार्ट जो है वो कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन में, क्योंकि इसकी सेंटर मास भी रेस्ट पे नहीं है, ओरिएंटेशन भी चेंज हो रहा है। दूसरा पर्सन इसको गौर से देखेगा और बोलेगा नहीं, इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो इस पॉइंट पे यहां एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जो हमेशा फिक्स रह रहा है इस पूरे मोशन में, ये पार्ट नहीं है, इनविजिबल है, तो वो कहेगा नहीं इसके अबाउट ये प्योरली रोटेशनल मोशन है। दूसरा पर्सन आंसर जल्दी निकालेगा। कैसे, मैं बता रहा हूं, तो समझ लो। कंक्लूजन ये है, एवरी कंबाइंड मोशन is a purely rotational motion about some axis. That axis is called instantaneous axis of rotation. And once you get this axis, you can solve the question in one step. यहां पे तुम one step में we can get anything, we can solve in one step, क्योंकि इसमें तुम्हारे पास दो चीजें थे, VCM भी चाहिए था, ओमेगा भी चाहिए था। यहां क्वेश्चन को सॉल्व करने में VCM भी चाहिए था, ओमेगा भी चाहिए था, बट इस केस में सिर्फ ओमेगा से तुम्हारा क्वेश्चन निकल जाएगा। इस केस सिर्फ ओमेगा से क्वेश्चन निकल जाता है। कैसे, बता रहा हूं, ठीक। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस निकालेंगे कैसे। हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस निकालेंगे कैसे। इसके 3 केसेस होते हैं और केसेस बड़े सिंपल हैं, ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट साइंस है। हम सिर्फ सर्किल की प्रॉपर्टी पे जाए तो हमें एक्सिस मिल जाता है। कैसे, देखो। सो हाउ टू फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन और प्योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस का मतलब है प्योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाउ टू कन्वर्ट a combined motion body into one purely rotational motion। ठीक है, देखो, how to find instantaneous axis of rotation। ठीक, इसके 3 केसेस होते हैं। कौन कौन से मैं बता रहा हूं। केस 1, पहले मुझे ये बताओ, ये एक डिस्क है, बड़ा सा डिस्क है, और ये मान लो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। इमेजिन करो, ये इस एक्सिस के अबाउट ये डिस्क जो है वो रोटेट कर रहा है। तो क्या हर पार्टिकल इसका सर्किल पे घूम रहा होगा? ऐसे ले लेते हैं, ये ऐसे करके रोटेट कर रहा है ओमेगा से। तो क्या इसका हर पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा? सही है, Yes, sir. हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन घूम रहा होगा इस तरह से, ठीक है ना। मुझे ये बताओ, मैं यहां एक डायमीटर ले रहा हूं, एक ऐसा लाइन ले रहा हूं जो इस एक्सिस से पास हो रहा है। एक्सिस ये है, एक ऐसा डायमीटर ले रहा हूं जो एक्सिस से पास हो रहा है। तो मुझे ये बताओ, इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी? राइट होगी। इस पॉइंट की वेलोसिटी राइट होगी। कितनी होगी?
ओमेगा इंटू आर होगी। हाँ सर। अच्छा, इस पॉइंट की वेलोसिटी जो यहां से x डिस्टेंस पे है या यहां से r डिस्टेंस पे है, मान लो स्मॉल r डिस्टेंस पे है, इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा r। एग्रीड? अगर मैं इन दोनों के टेल को ज्वाइन कर दूं और इन दोनों के वेक्टर के पीक को ज्वाइन कर दूं तो क्या ये एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा? सिमिलर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये डिस्टेंस है r, ये है स्मॉल r, कॉमन सेंटर ये है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि दिस वेलोसिटी v by this distance is equal to this velocity v by this distance? Yes. करेगा इंटरसेक्ट? उसी तरह से अगर मैं इसके नीचे आऊं और किसी पॉइंट की वेलोसिटी ले लूं तो क्या इस पॉइंट की वेलोसिटी वेक्टर भी इस लाइन पे लाई करेगी? समझ रहे हो? पहला केस आ गया। क्या? अगर तुमको कभी किसी बॉडी में दो पैरेलल या दो एंटी पैरेलल वेलोसिटी पता हो, अगर तुमको किसी भी बॉडी में दो पैरेलल या दो एंटी पैरेलल वेलोसिटी पता हो, उनके फुट को और उनके टिप को ज्वाइन करोगे, वो लाइन इंटरसेक्ट जहां करेगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस होता है। मैं रिवर्स कर रहा हूं, हमने इससे वेलोसिटी निकाला, अब मैं ये जानते अगर वेलोसिटी पता होता तो ये पॉइंट कैसे निकालते? समझ रहे हो ना? तो पहला केस जो है, केस 1, इफ velocity of 2 points having parallel or anti-parallel velocities are known, तो क्या करना है? बड़ा सिंपल है। एक वेलोसिटी इस तरह से पता हो है कहीं भी बॉडी का, दूसरा मान लो इस तरह से पता है, या तीसरा मान लो कि इस तरह से भी पता है, या दो इस तरह से पता है। ये एक पॉइंट की वेलोसिटी पता है या दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी पता है, दोनों आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल है। इनके फुट को ऐसे ज्वाइन करो परपेंडिकुलर, इनके फुट को ज्वाइन करो, इनके टिप को ज्वाइन करो, ये जहां मिलेंगे वो है इसका प्योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट ये प्योरली रोटेशनल मोशन है। एग्रीड? एग्जाम्पल मुझे एक रॉड दिया हुआ है, इसकी कहानी बाद में बताऊंगा ये कैसे आया, बट ये एक रॉड दिया है जहां इस पॉइंट की वेलोसिटी है v, ये एंड v वेलोसिटी से चल रहा है और ये एंड v/2 से चल रहा है। इसकी मास है m, लेंथ l। आपको ये बताना है इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर है, ये किस एक्सिस के बाद प्योर रोटेशनल मोशन है। ये v/2 है और ये v है, समझ रहे हो? ये v/2 से चल रहा है और ये v, ये ज्यादा चल रहा है, ये थोड़ा सा घूमेगा भी, ये थोड़ा सा कम चलेगा, ये थोड़ा ज्यादा चलेगा, तो एंगल ऐसे घूमेगा। तुम बताना है किस एक्सिस के बाद ये v दिया है और ये v/2 दिया है। ठीक है, हम इसको ज्वाइन कर दें, करेक्ट, और हम इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। यहां ये मिल गया, ये यहां मिल गया, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये यानी कि ये एक ऐसा रॉड का राइट पार्ट है, ये उस रॉड का राइट पार्ट है जो रॉड यहां से यहां तक था। ये उस रॉड का राइट पार्ट है जिसमें यहां से यहां एक मासलेस रॉड लगा है और ये लगा हुआ है, और ये रॉड इसके रॉड ऐसे ऐसे घूम रहा है। ये फिक्स पॉइंट है, ये इसका असली चेहरा है। ये इसके वॉट प्योर एक्सिस है, ये इसके वॉट किससे घूम रहा है? ओमेगा से। अब तुम जानना चाहते हो कि सर ये डिस्टेंस कितना होगा, तो हमें दोनों तरीके हैं, या तुम सिमिलर ट्रायंगल लगा दो, या तुम जानते हो अगर ये डिस्टेंस यहां से x है, अगर इस एक्सिस से यहां तक ये डिस्टेंस x है, तो v/2 किसके इक्वल होना चाहिए? ओमेगा x होगा।
ओमेगा इंटू डिस्टेंस x कितना होना चाहिए v/2 होगा ना, Yes. और Yes, sir. ओमेगा इंटू एक्स प्लस एल, ओमेगा इंटू एक्स प्लस एल, ओमेगा इंटू यहां से यहां x यहां से यहां l कितना होना चाहिए v होना चाहिए। एक्सिस से यहां की डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्सिस से कितनी है x प्लस एल, तो तुम्हारा x भी निकल जाएगा, ओमेगा भी निकल जाएगा, तो निकाल लो x की वैल्यू और ओमेगा वैल्यू दोनों को डिवाइड कर दो, x की वैल्यू आएगी l, x की वैल्यू आएगी l और ओमेगा की वैल्यू आएगी v/2l। एग्रीड? Yes, sir. चलो ओमेगा तुमने निकाल लिया, अब मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, बताओ कितनी आएगी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, कैसे निकालेंगे, यहां जब तुम्हारा ओमेगा निकल गया तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है सेंटर ऑफ मास की, x प्लस l/2 सही है, हाँ सर। x प्लस l/2 ये कितना हो गया बताओ, ओमेगा तुमको पता है v/2l और ये कितना है l प्लस l/2 3l/2 दैट वुड बिकम इक्वल टू 3v/4, यानी इन दोनों का मिड पॉइंट, सिंपल यहां से यहां लीनियर वेरी कर रहा है वैसे भी तुम निकाल सकते हो, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। एग्रीड? ये होगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सही है। Yes, sir. अगर तुम इसको इस वेलोसिटी से VCM मानते और तुम इसको इस वेलोसिटी से VCM मानते, इस ओमेगा से इस तरह मानते, तुम इसको मानते VCM और ये हो गया ओमेगा हो गया इतना, सुपर इंपोज करते, आंसर वही निकलता जो तुम सीधे यहां से ओमेगा से लेके डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो। इसका याद रखना, यहां पे VCM दिस प्लस ओमेगा टाइम्स ऑफ सॉरी VCM प्लस जीरो, VCM प्लस जीरो, इसकी स्पीड क्या आएगी बताओ, अगर सुपर इंपोजिशन से जाओगे VCM प्लस ओमेगा के कारण यहां का जीरो, इसकी क्या आएगी VCM प्लस ओमेगा टाइम्स ऑफ l/2 आएगा ना, इसकी क्या आएगी VCM माइनस ओमेगा टाइम्स ऑफ l/2, वही आएगा जो एक स्टेप में ओमेगा इंटू डिस्टेंस करके आ रहा है। अब जरा वेरीफाई कर लेते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी दो मेथड से निकालते हैं, कौन कौन सा, हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं एक बार सुपर इंपोजिशन से और एक बार निकालते हैं किससे, वन स्टेप से, हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, लिख दे। ये कौन सा मेथड है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का, रोटेशन अबाउट सेंटर मास एक्सिस का सुपर इंपोजिशन ले रहे हैं, तो कितना आएगा हाफ m VCM क्या निकाले थे 3v/4 का होल स्क्वायर प्लस हाफ ICM कितना होता है रॉड का ml²/12 होगा ना, इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या लिखेंगे बताओ, ओमेगा क्या निकाले थे तुम v/2l का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा बताओ, ये हो जाएगा 9 mv²/32 9 mv²/32 सही है ना, 9 mv²/32 प्लस ये कितना आएगा बताओ, l² कट जाएगा, ये हो जाएगा mv² कितना हो जाएगा बताओ, 4 इंटू 2 8 इंटू 12 96 सही है जी, 4 इंटू 96 ये हो जाएगा देखो 28/96 mv², ये इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी आ रही है। एग्रीड? ये इसकी टोटल काइनेटिक आ रही है सुपर इंपोज करके। अब हम एक स्टेप में निकाल रहे हैं, हम सिंपली क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब हम दूसरा स्टेप लगा रहे हैं इस तरह से, काइनेटिक एनर्जी का हम एक तरीका लगा रहे हैं, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, सेंटर मास व्हाट क्या होता है ml²/12, सेंटर मास एक्सिस क्या होता है ml²/12 प्लस यहां से यहां जाओ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, l प्लस l/2 कितना हो गया 3l/2
सही है? देखो ICM प्लस mx स्क्वायर md स्क्वायर, ये होता है ना पैरेलल थ्योरम में। तो इसका हमको पता है ml स्क्वायर बाय 12, बट मुझे चाहिए इसके अबाउट। तो इसके पैरेलल जो चाहिए उसके पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ किया, इसके बाद पता था। तो ये हो जाएगा, देखो हाफ ml स्क्वायर प्लस दिस 9 प्लस 10, सॉरी ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m इंटू 9l स्क्वायर बाय 4, ओमेगा मीन्स v बाय 2l का होल स्क्वायर। तो l स्क्वायर तो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये l स्क्वायर तो सब में से कट जाएगा, बाहर आ गया कितना v स्क्वायर बाय 4, बाहर में आ गया v स्क्वायर, अंदर में कितना है बताओ, हाफ यहां निकाल दो, इसको 12 बनाओ, हो जाएगा 28 बाय 12 m, यही ना, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है ना। 2 इंटू 12 इंटू 4 96, सही है ना? ठीक है। अब ये आया कैसे था, जरा ये बता देता हूं। हुआ क्या था, दो रबर पैड थे, दो रबर के पैड थे इस तरह से, दो रबर के पैड थे इस तरह से, इनके ऊपर एक रॉड गिरी, इनके ऊपर एक रॉड इस तरह से गिरी, कैसे, ऐसे करके, ऐसे करके एक रॉड ऊपर से ऐसे गिरा। गिरने के ठीक पहले इस रॉड की स्पीड थी v, कितनी थी स्पीड थी v। जब यहां ये कोलाइड किया, यहां की e की वैल्यू है 1/2 और यहां e की वैल्यू है 1, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहां 1/2 है, यहां 1 है, यानी कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा वो अलग अलग होगा। तो कोलिजन के जस्ट बाद, तो कोलिजन के जस्ट बाद, तो कोलिजन के जस्ट बाद ये वेलोसिटी हो जाएगा v/2, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्योंकि किस वेलोसिटी से आया था ये, v वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से जाएगा, e टाइम्स ऑफ v वेलोसिटी से, और ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आया था किससे, v वेलोसिटी से, जाएगा किससे, e टाइम्स ऑफ v, यानी v वेलोसिटी से। तो इसकी कंडीशन ये हो जाएगी, होगी ना, यही चीज। उसके बाद पूछेगा ओमेगा क्या होगा, वगैरह 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 जो भी होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ले रहा है, दूसरा केस ले रहा है। तो याद रखना, याद रखना, अगर कभी भी दो पैरेलल या एंटी पैरेलल वेलोसिटी पता है किसी भी दो पॉइंट का, दोनों के हेड को दोनों के टेल को ज्वाइन कर दो, इंस्टेंटेनियस एक्सिस होता है। उसका और भी इलस्ट्रेशन बताऊंगा, ठीक है। पहला केस, दो पैरेलल या दो एंटी पैरेलल वेलोसिटी पता हो, ठीक है, दोनों पैरेलल हो या फिर दोनों एंटी पैरेलल, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा है कि दो नॉन पैरेलल वेलोसिटी पता हो, ऐसी वेलोसिटी जो पैरेलल नहीं है, कोई इधर है कोई इधर है, तब क्या करोगे। और देखना इसका एप्लीकेशंस। सो दूसरा केस है, if two non-parallel and non-anti-parallel velocities are known, फिर से वही कर रहे हैं, उसी डिस्क पे आते हैं हम, उसी डिस्क पे आते हैं जिसके सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहे थे। ये इसका एक्सिस था, ये डिस्क था जो घूम रहा था इस तरह से। हमेशा कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं जो एक डायमीटर पे नहीं है, सेम डायमीटर पे नहीं है। हमेशा कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, एक यहां ले लेते हैं और एक मान लो, या एक हम यहां ले लेते हैं और एक मान लो यहां ले लेते हैं। एक पॉइंट यहां ले लिया और एक पॉइंट यहां ले लिया, एक डायमीटर पे नहीं है, क्योंकि डायमीटर पे जो पॉइंट होगा उनकी वेलोसिटी आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल होगी। इसकी वेलोसिटी इधर है टेंजेंशियली, एग्रीड, इसकी वेलोसिटी इधर है टेंजेंशियली,
मैग्नीट्यूड थोड़ी कम होगी, नजदीक है, इसकी मैग्नीट्यूड थोड़ी ज्यादा होगी, बट होगा तो टेंजेंशियल ना, इस सर्किल पे टेंजेंशियल। अब ये बताओ, अगर मुझे ये दोनों वेलोसिटी पता है और डिस्क का सेंटर नहीं पता, कैसे निकालें? क्या हम इस पे ड्रॉप कर दे परपेंडिकुलर इसके फुट पे, तो सेंटर कहीं इस पे लाई करेगा? क्योंकि रेडियस के परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी। तो अगर हम इस पे ड्राई कर जो है लाई कर दे, ये सेंटर से पास करेगा, जो भी कॉमन सेंटर है, और हम इस पे ड्रॉप कर दे, ये भी सेंटर से पास करेगा। सही है क्या? यानी अगर आपको दो नॉन पैरेलल वेलोसिटी पता है, दोनों के फुट पे ड्रॉप कर दिए परपेंडिकुलर, जहां वो दोनों पर इंटरसेक्ट करेंगे वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस होता है। ठीक है, इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा ही है कुछ। ठीक है, सो देखो क्या होता है, इफ अगर आपके पास ड्रॉप, हम लिख रहे हैं सी पे, ड्रॉप परपेंडिकुलर्स टू द tail of these velocity vectors, they meet at instantaneous axis of rotation. Example with numerical। ये एक वॉल है और यहां पर एक रॉड इस तरह से रखा हुआ था, ये एक रॉड है और यहां एक रॉड इस तरह से रखा हुआ था, ये रॉड फिसलना शुरू करता है, ये स्मूथ वॉल है, ये एक स्मूथ वॉल है और ये एक स्मूथ ग्राउंड है। ठीक है, एक रॉड स्टार्टिंग में इस पे इस तरह से रखा हुआ था, एक रॉड जो है स्टार्टिंग में इस पे इस तरह से रखा हुआ था, दीवार के साथ इस तरह से रखा हुआ था। स्लाइड डिस्टरबेंस हुआ और ये फिसल के गिरने लगा, स्लाइड डिस्टरबेंस हुआ और ये फिसल के गिरने लगा, और एक समय इस रॉड की शेप कुछ इस टाइप से बन जाएगी। स्लाइड डिस्टरबेंस हुआ और ये फिसल के गिरने लगा। हमको ये बताना, जिस समय ये एंगल थीटा होगा उस समय हमको ये बताना है इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी या इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, फलना डेगा ना, जो भी चीज पूछा गया सब कुछ निकाल लेंगे। समझ गए? स्टार्टिंग में रॉड इस तरह से था, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस और स्लिप करने लगा ऐसे करके, जब ये इसकी मास है m, लेंथ है l, जिस समय ये इंस्टेंटेनियसली एंगल थीटा बना रहा है, यानी ये लेफ्ट भाग रहा होगा, तुम जानते ये स्लिप कर रहा है, ये नीचे आ रहा होगा, एग्रीड ना? आपको बताना है इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, एंगुलर स्पीड क्या होगी, सेंटर मास की स्पीड क्या होगी, ठीक है, लोकस क्या होगा, बहुत सारा चीज पूछा गया है। सबसे पहले को ये समझना है कि क्या ये मोशन, क्या इस मोशन में सेंटर मास चल रहा है? पहले सेंटर मास यहां था, अब सेंटर मास यहां, सेंटर मास चल रहा है। पहले सेंटर मास यहां पे था दीवार के पास, अब सेंटर मास यहां है, और फाइनली सेंटर मास कहीं और पहुंच जाएगा, पहुंचेगा ना? सेंटर मास रेस्ट पे नहीं है, इसका मतलब ट्रांसलेशनल मोशन है, इसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, इसका एंगल चेंज हो रहा है, यानी रोटेशनल मोशन भी है। तो दो तरीके इसको ट्रीट कर सकते हैं, पहला ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल और दूसरा प्योर रोटेशनल। हम इसको प्योर रोटेशनल ट्रीट करेंगे क्योंकि हमको इसका वीसीएम भी नहीं पता है, ओमेगा भी नहीं पता है। एग्रीड? हाँ सर, वो जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगी, वो ये रॉड्स के एंड पॉइंट्स को रेक्टेंगल वाले यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। देखो तो क्या होगा, अब हमारा ये कौन सा केस है? ड्यू टू कॉन्स्टेंट मोशन, चूंकि इसमें कॉन्स्टेंट है। क्या कॉन्स्टेंट है? ये बेचारा, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट इसी रास्ते पे चल सकता है जबरदस्ती, ये इसी रास्ते पे चल सकता है। इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी कुछ भी हो, होगी तो लेफ्ट वर्ड ही, इसकी वेलोसिटी कुछ भी हो, होगी तो राइट वर्ड ही, होगी ना, डाउनवर्ड ही। तो तुमको दो ऐसे वेलोसिटी पता चल गए जो आपस में पैरेलल नहीं है, बस काम हो गया। इस पे ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, इस पे ड्रॉप कर दो एक परपेंडिकुलर, और इस पे भी ड्रॉप कर दो एक परपेंडिकुलर।
ये मिल गए यहां पर, इस पे भी ड्रॉप कर दो, पर ये मिल गए यहां पर, यानी इस पॉइंट पे ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके अबाउट ये ऐसे घूम रहा है। इसका मतलब ये हो क्या रहा है, समझो मोशन कैसा हो रहा है। ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, एक धागा यहां से बंधा है, एक धागा यहां से बंधा है, ऐसे करके देखो दो धागे बंधे हैं। ये मेरा एक फिंगर एक धागा है, ये एक धागा है, ये दूसरा धागा है। ये मेरा एक फिंगर एक धागा है और ये एक वर्टिकल धागा है, और यहाँ एक्सिस बॉडी ऐसे ऐसे स्विंग कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे ऐसे स्विंग कर रहा है। एक्चुअली में इसका मोशन इस पॉइंट पे क्या है कि एक रॉड ले लो, उस रॉड के दोनों एंड से एक धागा बांध दो और यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट इस रॉड को धागा बांध के इसके अबाउट इसको स्विंग करा दो, ऐसे ऐसे। ये हो रहा है एक्चुअली में इसके अबाउट ये प्योर रोटेशन मोशन हो रहा है, समझ रहे हो। अगर ये बहुत बड़ा डिस्क होता, अगर ये बहुत बड़ा डिस्क होता, जैसे कल मैंने लिया था, अगर ये डिस्क है, तुमको ये डिस्क दिख रहा है, तो ये डिस्क घूम रहा है। अब मैं अगर इसी डिस्क में क्या करूं, सेंटर तो वही रखूं और मैं यहां पर ऐसे और ऐसे दो धागे बांध के एक रॉड को ऐसे कर दूं। मैं एक रॉड को यहां से यहां तक, ये रॉड है, तो ये जो रॉड तुमको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है यहां से यहां तक का, इसका मोशन ये रॉड का मोशन है, इसका मोशन ये रॉड का मोशन है। समझ रहे हो कि नहीं। ये बहुत बड़े डिस्क का, एक बहुत बड़े डिस्क का जिसका सेंटर यहां फिक्स है इस पॉइंट पे, उसका ये एक पार्ट है जो ऐसे तुमको घूमता दिखेगा। अब तुम क्या कर सकते हो, एक लाइन का काम है। क्या काम है भाई, तुमको निकालना है इसका ओमेगा क्या होगा, यही ना, तुमको निकालना है इसका ओमेगा क्या होगा। तो क्या लिखोगे तुम, इस पूरे प्रोसेस में तीन फोर्सेस ऐड कर रहे थे, इस पूरे प्रोसेस में तीन फोर्सेस ऐड कर रहे थे। कौन कौन सा, एक नॉर्मल यहां से, एक नॉर्मल यहां से और एक ग्रेविटी। एग्रीड। क्या नॉर्मल वर्क करेगा, क्यों नहीं करेगा, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चल तो रहा है लेकिन उसके परपेंडिकुलर चल रहा है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखो, इस पॉइंट पे जो नॉर्मल लग रहा था, इस पॉइंट पे जो नॉर्मल लग रहा था और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी थी वो हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर थी। एग्रीड। तो नॉर्मल यहां वर्क करेगा नहीं। इस पॉइंट पे जो नॉर्मल वर्क लग रहा था हर पॉइंट पे, और इसकी जो वेलोसिटी है वो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यहां वर्क नहीं होगा, तो ग्रेविटी वर्क करेगा। तो लिख दो, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एग्रीड। ग्रेविटी कितना वर्क करेगा बताओ। शुरू में सेंटर मास की हाइट थी L/2, शुरू में यहां से सेंटर मास की हाइट थी L/2, और अब सेंटर मास की हाइट कितनी है सो बताओ, L/2 साइन थीटा। तो इसका मतलब mg इंटू L/2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा। दिस इज द टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी। सेंटर मास कितना नीचे आया है, वर्टिकली कितना नीचे आया है, तो L/2 से L/2 साइन थीटा। एग्रीड ना। के इनिशियल था 0। अगर तुम कंबाइंड मोशन लेते तो के फाइनल को लिखते हाफ एम VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर तुम इसको क्या लेते कंबाइंड मोशन, तो सेंटर मास की स्पीड का स्क्वायर हाफ एम VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर लिखते। लेकिन तो हम प्योरली रोटेशनल ले रहे हैं, हम लिखेंगे हाफ I अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू ओमेगा स्क्वायर। प्योर एक्सिस है ये, इसके बाद ये प्योरली रोटेशनल है, इसके बाद अगर मोमेंट ऐसा निकाल दें हाफ I ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से ये तो निकाल ही सकते हो। कैसे निकालोगे, ICM तुमको पता है ml स्क्वायर बाय 3 आएगा। नहीं नहीं नहीं, देखो ये देखो, ये तुमको पता है, ठीक है ना। तुमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। एग्रीड ना। तो इसके पैरेलल एक लाइन यहां से पास करा दो, ये पता है ICM।
अब बताओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? L by 2, L by 2 L by root 2 सर। क्यों? L by 2 होगी ना ये रेक्टेंगल है, सर, L by 2। ये रेक्टेंगल है, ये दोनों इसका डायगोनल है, ये डिस्टेंस L by 2 होगा। हाँ सर। ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ है L, तो ये लेंथ भी होगा L, ये इसका मिड पॉइंट है L by 2, तो ICM प्लस ML by 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा देखो ML स्क्वायर by 12 प्लस ML by 2 स्क्वायर। आ गया, यू गॉट ओमेगा, आ गया ना? हाँ सर। ओमेगा निकल गया, ओमेगा निकल गया तो क्या नहीं निकल जाएगा? देखो ओमेगा निकल गया ये। अब बताओ ओमेगा निकाल ही देते हैं, mg L by 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, ये तुमको पता है ml स्क्वायर बाय 3 होता है, हाफ ml स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, m से m कट गया, एक l कट जाएगा, ओमेगा कितना हो जाएगा बताओ? ओमेगा वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ओमेगा वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3g इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 3g 1 माइनस साइन थीटा बाय l, होगा ना? हाँ सर, क्या है? ठीक है, हाँ ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया। तुम करके देखो, जब थीटा 90 डिग्री था तो क्या ओमेगा 0 था? था ना? जब थीटा 0 था, जब इसको छोड़ा गया था, थीटा उसमें 90 था, ठीक है ना? और तुमसे मैं ये पूछूं ये किस एंगुलर वेलोसिटी से टकराएगा, तो थीटा को क्या डाल दोगे? 0, अंडर 3g बाय l आएगा ना? हाँ सर। चलो अब मैं ये जानना चाहता हूं, ओमेगा निकल गया मेरा, इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? v1 की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? तो v1 कितना हो जाएगा? ओमेगा इंटू दिस डिस्टेंस cos theta। L cos थीटा, ओमेगा इंटू L cos। क्या हम कह सकते हैं दिस v1 वुड बी इक्वल टू, क्या हम यहां लिख सकते हैं दिस v1 इज इक्वल टू किसी पॉइंट की स्पीड, इसकी ही नहीं, तुम अगर इस पॉइंट की स्पीड चाहते हो तो सीधे यहां से, अगर तुम इसका डिस्टेंस जानते हो तो सीधे इसको कर दोगे ओमेगा इंटू एक्स, होगा ना? इस पॉइंट की स्पीड होगी v1 इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स ऑफ ये डिस्टेंस, इस सेंटर से इस पॉइंट की रेडियस डिस्टेंस, दैट इज L cos थीटा, L cos थीटा, ओमेगा इंटू L cos थीटा। अगर मैं जानना चाहता हूं v2, अगर मैं जानना चाहता हूं v2 ये वेलोसिटी, तो क्या लिखूंगा? ओमेगा टाइम्स ऑफ इस इंस्टेंटेनियस एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस, क्या है ये? L sin थीटा। एग्रीड? अगर मैं जानना चाहता हूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर मैं जानना चाहता हूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी बताओ? ओमेगा इंटू L by 2 होगी। वेलोसिटी इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस ओमेगा है, क्या ये इस डायरेक्शन में होगी? क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है, तो जरूरी नहीं है कि डायगोनल पे परपेंडिकुलर दूसरे डायगोनल के अलॉन्ग हो। समझ रहे हो? रेक्टेंगल के केस में ये एंगल 45 या 90 नहीं होता है, तो हो सकता है, ये तो तय है कि यहां से डिस्टेंस L by 2 है, ओमेगा इंटू L by 2, लेकिन इसकी डायरेक्शन होगी इस डायगोनल के परपेंडिकुलर। ये जरूरी नहीं है कि इस डायगोनल के साथ ओवरलैप करे। मानते हो? अगर मैं तुमसे इन तीनों में रिलेशन पूछूं तो क्या बताओगे? v1, v2 और vc में रिलेशन पूछो किसी भी टाइम पर, किसी भी थीटा पर, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, क्या आएगा बताओ? इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, कितना आएगा? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर आएगा। यस सर। और यहां से ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर क्या आएगा? 4 VCM स्क्वायर आएगा। क्या मैं लिख सकता हूं v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 4 VCM स्क्वायर? सही है?
यानी अगर मुझे V1 V2 पता है मैं VCM निकाल सकता हूं। मुझे अगर V1 V2 पता है, मुझे दिया हुआ है कि V1 की वैल्यू 8 मीटर पर सेकंड है, V2 की वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड है। अगर ये 8 मीटर पर सेकंड है, ये 6 मीटर पर सेकंड है, तो VCM कितना होगा? ये 8, ये 6, 5 5/2 क्यों? 5/2 क्यों होगा? 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 100/4 25 का रूट 5 ना, 5 होगा। कोई 2 दे दे, तीसरा नहीं। क्या चीज? ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि मैं जानना चाहता हूं किसी एक पॉइंट का लोकस। अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं, इमेजिन करो, इसको अगर मैं सपोज -x मान लूं या x मान लूं, और इसको मैं अगर y एक्सिस मान लूं, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट का मैं लोकस जानना चाहता हूं। वो जिस पाथ पे चलेगा उसका ट्रेजेक्टरी क्या होगा? समझ रहे हो? ये जो घूमेगा इस तरह से, इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ। जब ये पूरे मोशन में ए एक अलग ट्रेजेक्टरी पे चलेगा, बी अलग ट्रेजेक्टरी पे चलेगा, सी एक अलग ट्रेजेक्टरी पे चलेगा, मैं इनका लोकस जानना चाहता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि यहां से मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का वो ले लेता हूं। मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट से आर डिस्टेंस ऊपर, मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट से जो आर डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट था, कॉल इट पॉइंट पी। जब वो वर्टिकल था रॉड, उस समय बॉटम मोस्ट पॉइंट से आर डिस्टेंस ऊपर जो पॉइंट था, मैं उसकी ट्रेजेक्टरी जानना चाहता हूं। तो कैसे निकालेंगे बताओ? ट्रेजेक्टरी निकालने का तरीका क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, वाई कोऑर्डिनेट निकालो, और एक्स और वाई में रिलेशन निकाल दो, यही ना? ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है? देखो, इसको मैं एक्स एक्सिस मान रहा हूं, इमेजिन करो, और मैं इसको वाई एक्सिस मान रहा हूं, और ये एक रॉड था इस तरह से। यहां एक पॉइंट था जिसकी डिस्टेंस यहां से कितनी थी? आर थी, कॉल इट पॉइंट पी। कुछ देर बाद जब ये रॉड इस तरह से बन गया, तो यहां से पॉइंट पी यहां पर होगी ना? एग्रीड? इस पॉइंट का नाम ए दे दो, इसका बी दे दो, इसमें एक पॉइंट है पी जो यहां से आर डिस्टेंस पे थी। तो अब ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और ये यहां से भी आर डिस्टेंस भी एंगल थीटा है। ठीक है? तो ये बताओ पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? सो बताओ मुझे। ये डिस्टेंस कितना होगा? व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट? लिख सकते हैं इसको L माइनस आर कॉस थीटा। ये डिस्टेंस है L माइनस आर, ये डिस्टेंस कितना है बताओ? L माइनस आर कॉस थीटा होगा ना? y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ? r साइन थीटा। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? r साइन थीटा। सही है? r साइन थीटा। तो हमको थीटा को एलिमिनेट करना है, दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। x is related to theta, y is related to theta, direct relation between x and theta is called trajectory, locus। तो क्या करेंगे? इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे? हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, ठीक है ना? तो क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर बाय L माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कैसा इक्वेशन है? क्या बोलते हैं इसको? इलिप्स बोलते हैं ना? इलिप्स बोलते हैं। कौन सा पॉइंट है जो सर्किल पे चल रहा है? सो बताओ, कौन सा पॉइंट है जो सर्किल पे चल रहा है? सेंटर ऑफ। अगर r इक्वल टू L/2 लोगे तो दोनों इक्वल आएगा, यही ना? ठीक। अगर हम r इक्वल टू L/2 लेंगे, सेंटर चल रहा है सर्किल पे, बाकी सब चल रहा है इलिप्स पे। इलिप्स का स्पेशल केस होता है सर्कल। एवरी सर्कल इज इलिप्स, एवरी इलिप्स इज नॉट सर्कल। ठीक है, समझ गए? एग्रीड? अब मुझे ये बताओ
अब मुझे ये बताओ, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, यहां से जब बढ़ोगे, इलिप्टिकल मोशन तो समझिए सबका है, यहां से जब ए से बी तक बढ़ोगे, एक एक पॉइंट आर को जब धीरे धीरे बढ़ाओगे, इसेंट्रिसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स क्या होता है पता है? ठीक है चलो, ठीक है चलो, तो इसको भी छोड़ दो, एक्स स्क्वायर बाय, ये हो गया इलिप्टिकल पाथ होगा, ठीक है। ये पहला इलस्ट्रेशन। जरा दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं, एक दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं, वही काम करेंगे, बल्कि जब तुम क्वेश्चन बनाओगे तो हम तुमको वही सब, ठीक है। मान लो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मान लो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और उस सरफेस के ऊपर तुमने क्या किया है, एक रॉड को छोड़ दिया, तो रॉड स्लिप करके गिरेगा, ठीक। और हमको उसके बारे में भी कुछ पूछा गया है, कभी कोई क्वेश्चन पूछा गया तो हम क्या करते हैं, देखो ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये एक रॉड है जिसकी मास m लेंथ है, और आपने इसको रेस्ट पे से छोड़ दिया, तो ये स्लिप करेगा ऐसे करके, ये इस तरह से ऊपर स्लिप करेगा। तो एक समय आपने इसको रेस्ट पे से छोड़ दिया, ये स्लिप करेगा, और एक समय कुछ ऐसा होगा, ये रॉड आपको दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा, किसी इंस्टेंट पे ये रॉड आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ये t इक्वल टू 0 पे था, और ये किसी टाइम t पर ये इस तरह से दिखेगा आपको। इसका नाम मान लो a है, तो ये a यहां पहुंच जाएगा, ये b है तो b यहां पहुंच जाएगा। हमको इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालना है इस मोमेंट पे, ठीक। क्या ये पार्टिकल लेफ्ट ही चल रहा होगा, गारंटेड है? क्या ये पार्टिकल लेफ्ट ही चल रहा होगा, गारंटेड है? गारंटेड है, एक कांस्टेंट मोशन, इसको लेफ्ट ही चलना है, ठीक। क्या इसका सेंटर मास सीधे गिर रहा होगा ऐसे? क्या इसका सेंटर मास सीधे गिर रहा होगा? क्यों? इसके ऊपर पूरे मोशन में, इस रॉड के ऊपर पूरे मोशन में जो है, थ्रू आउट द मोशन इस रॉड पर दो फोर्स ऐड कर रहे थे। कौन कौन से? एक इसका वेट होगा, एग्रीड, एक इसका वेट होगा, और दूसरा यहां से एक नॉर्मल होगा, एग्रीड। दो ही फोर्स होगा ना, फ्रिक्शन है नहीं। क्या इन दोनों का कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पॉसिबल है? नहीं है। इसका और इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में जीरो होना गारंटेड है, कुछ भी हो इसका मैग्नीट्यूड 90 डिग्री cos 90 डिग्री जीरो ही होता है। तो इसका मतलब एक चीज गारंटेड है कि एफ एक्स जीरो है, बिकॉज एक्स डायरेक्शन में फोर्स है नहीं, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में जीरो होगा, एग्रीड। इसका मतलब सेंटर मास चलेगा जरूर, एक्सीलरेट करेगा, बट वाई में करेगा। सो सेंटर मास ऐसे चल रहा होगा, दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो याद रखना, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ मास इज स्ट्रेट लाइन, या हम कह सकते हैं लोकस ऑफ सेंटर ऑफ मास इज वर्टिकली इज स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जब ये रॉड गिर रहा होगा, पहले इसका सेंटर मास यहां पर था, पहले इसका सेंटर मास यहां पर था, कुछ देर बाद सेंटर मास यहां पहुंच जाएगा, अभी सेंटर मास यहां होगा, अभी इसका सेंटर मास यहां होगा, और अंत में जब ये पूरा गिर जाएगा, ये पूरा गिर जाएगा, तो ये अपने मिड पॉइंट पे यहां कोलाइड करेगा। जब ये पूरा गिर जाएगा, जब ये पूरा गिर जाएगा, तो बीचों बीच गिरेगा। मतलब जो इसका स्टार्टिंग में पॉइंट था, जहां ये रखा हुआ था, वो हाफ रॉड लेफ्ट हाफ रॉड राइट गिरेगा, गिरेगा ना। फिर लास्ट में जब ये गिरेगा, कोलाइड करेगा, तो भी सेंटर ऑफ मास को उसी पॉइंट के नीचे रहना है। सेंटर ऑफ मास हमेशा इसी लाइन पे लाई करेगा, इंक्लूडिंग द लास्ट पॉइंट व्हेन इट कोलाइड्स कंप्लीटली विद द ग्राउंड, तब भी सेंटर ऑफ मास यही लाई करेगा, यानी कि रॉड का हाफ लेफ्ट होगा इस पॉइंट के, हाफ राइट होगा, एग्रीड। ठीक है,
अब तुमको दो स्पीड पता चल चुकी है, एक तो ये पता चल गया कांस्टेंट से, और दूसरा पता चल गया सेंटर मास, चूंकि इसका सेंटर मिड पॉइंट हमेशा इसके लाइन में लाई करेगा, तो वेलोसिटी और सेंटर मास, तुमको दो ही पॉइंट चाहिए, तुमको दोनों की वेलोसिटी पता है, ये वेलोसिटी पता है डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी पता है, इसका नहीं पता है बट इसका पता है, तुमको दो वेलोसिटी मिल गया नॉन पैरेलल, तो क्या करोगे, यहां एक ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, यहां एक ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, let them collide here, meet here, and this is instantaneous axis of rotation. Any two non-parallel, non-anti-parallel velocity, उसके फुट पे जब ड्रॉप करोगे परपेंडिकुलर, उन दोनों परपेंडिकुलर्स का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस। आ गया, इसकी बात ये प्योरली रोटेशनल मोशन में है। अब निकालना है, निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिख देंगे mg L/2, पहले सेंटर मास यहां था, L/2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू हाफ आई अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब है ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 12 प्लस दिस इज L/2 cos थीटा, एग्रीड, ml स्क्वायर बाय 12, यहां और यहां पैरेलल है, इसके बीच की डिस्टेंस L/2 cos थीटा, ये होगा m इंटू L/2 cos थीटा का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। आ गया ओमेगा, आ गया ओमेगा थीटा के टर्म में, यू गॉट ओमेगा। एक बार ओमेगा पता चल गया, तुम इसकी स्पीड निकाल सकते हो, कितना होगा, इसकी स्पीड रहेगी ओमेगा इंटू L/2 साइन थीटा, इसकी स्पीड क्या होगी, ओमेगा इंटू L/2 कॉस थीटा, होगी ना, हम निकाल सकते हैं। मेरे से क्वेश्चन कभी अगर इस तरह से पूछा जाए, एक चीज बताओ, ये एक फिक्स्ड स्मूथ सिलेंडर या सिलिंड्रिकल सेल है, यहां मैंने एक रॉड को छोड़ दिया, मैंने यहां एक रॉड को ऐसे करके छोड़ दिया, तो ऑब्वियस सी बात है, होगा क्या, ये रॉड जो है ऐसे फिसलेगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, समझ रहे हो। मैं इस रॉड को यहां छोड़ दूंगा तो ग्रेविटी के कारण ये फिसलेगा, ये फिसलेगा इस तरह से नीचे आएगा, यहां आएगा, इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी हॉरिजॉन्टल जब होगा, फिर इसको क्रॉस कर जाएगा, यहां आएगा, रुकेगा, फिर वापस आएगा, एग्रीड ना। क्या ये प्योर रोटेशनल मोशन है, किस एक्सिस के अबाउट, सेंटर के अबाउट, क्योंकि इसकी स्पीड किसी भी इंस्टेंट पे होगी इधर, इसकी स्पीड किसी भी इंस्टेंट होगी इधर टेंजेंशियल, ठीक है ना। इस पे ड्रॉप करोगे परपेंडिकुलर, इस पे ड्रॉप करोगे परपेंडिकुलर, कहां मिलेगा दोनों परपेंडिकुलर, यहां ना, तो ये इसके अबाउट प्योरली रोटेशनल मोशन है, ये इस एक्सिस के अबाउट प्योरली रोटेशनल मोशन है। भले तुमको एक कंबाइंड मोशन दिख रहा है क्योंकि तुम सेंटर मास को देख रहे हो, सेंटर मास को मत देखो, ट्राई टू कन्वर्ट एवरी कंबाइंड मोशन इनटू प्योरली रोटेशनल मोशन, तब तुम्हारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, तब तुम्हारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। आ रहा हूं और केसेस पे, तो याद रखना, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू हाफ आई अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक। इसको बहुत जगह यूज करेंगे रोलिंग मोशन के केसेस में, बहुत जगह पे, तो हम एक स्टेप में लिखेंगे, हम एक स्टेप में लिखेंगे। तीसरा केस पहले ले लेते हैं, केस 3, इफ VCM एंड ओमेगा आर नोन, अगर किसी बॉडी का सेंटर मास का वेलोसिटी और ओमेगा पता है और तुमको पता करना है उसका प्योर एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, ठीक। अगर VCM और ओमेगा पता है और तुम चाहते हो निकालना कि कौन सी पॉइंट वॉट ये प्योरली रोटेशनल मोशन है, ये हम कब देखेंगे, ज्यादातर केस में जब हम कोलिजन कराएंगे रॉड का, तो उसको एक पॉइंट बोलते हैं सेंटर ऑफ परकशन। सेंटर ऑफ परकशन क्या होता है, मैं एक बैट रखे हूं,
मैं एक बैट लेके बॉल को हिट करता हूं तो मुझे झंझनाहट लगती है। क्यों लगती है? क्यों लगती है? क्योंकि अगर ये मेरा हाथ ना होता, ये पीछे भागता। अगर मेरा हाथ ना होता, जैसे यहां कोलिजन कराएंगे तो ये चाहेगा फॉरवर्ड जाना, ये चाहेगा थोड़ा कम फॉरवर्ड जाना, ये चाहेगा बिल्कुल नहीं जाना, और ये चाहेगा बैकवर्ड जाना। होता है ऐसा। एक रॉड को डाल दो और इसको हिट करो तो देखोगे, इसको हिट करोगे, यहां पे एक रॉड को टेबल पे डाल दो इस तरह से और इसको यहां पे हिट करो तो देखोगे ये पॉइंट फॉरवर्ड गया, ये पॉइंट बैकवर्ड चला गया। अजीब सी बात है, क्योंकि इसको वी भी मिल रहा है, ओमेगा भी मिल रहा है, तो वी और ओमेगा का कॉम्बिनेशन यहां पीछे हो रहा है। तो समझो, अगर मैं इसको पकड़े हूं और इसको जाना था पीछे, तो मेरे हाथ को इंपल्स देना पड़ा आगे, तो मेरे हाथ में चोट लगता है। एक ऐसा पॉइंट होता है, इसको हिट करोगे ना तो हर पॉइंट, इसको अगर हम हिट करेंगे, समझो, इसको मैं बताऊंगा बाद में। जब मैं इसको हिट करूंगा यहां से इस रॉड को, तो रॉड के तुरंत बाद में क्या देखूंगा कि ऐसा हो गया, ये पॉइंट भागा इधर, ये गया इधर, ये गया इधर, ये गया इधर, ये तो गया ही नहीं, ये भागा पीछे, ये भागा पीछे, ये भागा पीछे। यानी इसकी स्पीड फॉरवर्ड होती है, इसकी स्पीड बैकवर्ड होती है। एक पॉइंट है जिसकी स्पीड 0 होती है, उसको बोलते हैं सेंट्रल परकशन। अगर तुम इसको यहां पकड़े हो तो तुम्हारे हाथ में चोट नहीं लगेगा, और यहां पकड़े हो तो तुम्हारे हाथ को, इस मोशन को, अगर तुम इसको यहां होल्ड किए हो तब यही हिट कर रहे हो, तो तुम्हारे हाथ को इस मोशन को प्रिवेंट करने के लिए फोर्स देना पड़ेगा, जिससे तुम्हारे हाथ में चोट लगेगा। इसलिए बैट में जब बैटिंग करते हैं, जब बॉल बहुत नीचे हिट करता है, यॉर्कर बॉल, तो झंझनाहट होती है। तो एक ऐसा पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं सेंटर, वो बहुत अच्छा पॉइंट होता है। यहाँ 0 इंपल्स लगता है। 0 इंपल्स का मतलब है यहाँ एक शीशे का हिंज हो, किसका? शीशे का, कांच का नेल लगा दो और हिट कर दो, कांच नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ कोई फोर्स लगा ही नहीं, नेचुरली इसको चलना था ही नहीं, तो कोई कुछ लगा नहीं। तो उसको हम देखेंगे बाद में, बट उस चीज के लिए हम जो बता रहे हैं वो बस समझ लो, वो हम कोलिजन में जब आएंगे तब बताएंगे, ठीक है। वी और ओमेगा अगर तुमको पता है तो तुमको क्या करना है? फाइंड द पॉइंट वेयर VCM and omega are equal and opposite and cancel. Therefore cancel. For example, मुझसे कहा गया ये एक रॉड है, इसके सेंट्रल मास की वेलोसिटी है V0, इसके सेंट्रल मास की वेलोसिटी है V0, ठीक है। और मुझसे कहा गया है इसकी ओमेगा दी हुई है, ओमेगा इसकी जो है दी हुई है इस तरह से, ओमेगा है इसकी 3V0/L। किसी कारण से क्यों दी हुई है वो बाद की बात है, बट ये दी हुई है। मैंने उसको कुछ ऐसा दिया, फेंका भी और घुमा के फेंका, मैंने इसको रोटेट करके थ्रो कर दिया, मैंने इसको रोटेट करते हुए थ्रो कर दिया, थ्रो किया V0 से, रोटेट किया इससे। हमको बताना है कि कौन सा पॉइंट है जो रेस्ट पे है। तो हम जानते हैं कि अगर हम दोनों को सुपर इंपोज करें, हम जानते हैं अगर हम दोनों मोशन को सुपर इंपोज जो है करेंगे तो सारी वेलोसिटी ट्रांसलेशनल की वजह से सेम होगी, V0 ही होगी। किसी पॉइंट की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी सेम होती है, बट रोटेशनल वेलोसिटी सेंटर मास के अबाउट, अगर हम इसको रोटेशन लेंगे, इसके ऊपर में आएगा ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर, ये आएगा ओमेगा इंटू समथिंग, जो भी ओमेगा इंटू डिस्टेंस, यहां आएगा पीछे आएगा ना, समझ रहे हो ना। इस रोटेशन के कारण, इसके ऊपर का रोटेशन के कारण जो स्पीड होगा वो भी फॉरवर्ड होगा क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है, और नीचे बैकवर्ड होगा। हमको वो पॉइंट निकालना जहां कैंसिल करे, ऊपर तो कैंसिल करेगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, यहां कैंसिल कर, यही ना, समझ रहे हो। Yes, sir. तो मान लेते हैं इसके x डिस्टेंस नीचे का पॉइंट लेते हैं जहां V0 के उल्टा होगा, तो याद रखना V0 और ओमेगा आर ऊपर में सेम डायरेक्शन में कैंसिल, नीचे ही कैंसिल होगा,
तो ये x डिस्टेंस मानते हैं जहां ये कैंसिल होगा, तो क्या लिख देंगे, ये अगर जीरो हो रहा है, इसकी वेलोसिटी अगर जीरो हो रही है, इसका मतलब है v नॉट माइनस ओमेगा एक्स इज जीरो। v नॉट माइनस इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स का मतलब है 3v नॉट बाय एल इंटू एक्स, 3v नॉट बाय एल इंटू एक्स। तो v नॉट कट गया, x कितना आ गया, l/3। यहां से सेंटर ऑफ मास से l/3 डिस्टेंस नीचे जो पॉइंट वो रेस्ट पे है। इसका मतलब जब ये कोलिजन हुआ, जब ये मोशन आपने दिया, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, हम इस मोशन को इस तरह से समझ सकते हैं। किस तरह से, कि ये जो मोशन है, इस मोशन में इसके सेंटर ऑफ मास के l/3 डिस्टेंस नीचे जो पॉइंट है, l/3 डिस्टेंस नीचे जो पॉइंट है P, इसकी नेट वेलोसिटी कितनी है, जीरो। यानी इसके ऊपर का हर पॉइंट आगे होगा और इसके नीचे का हर पॉइंट का नेट वेलोसिटी क्या होगा, पीछे होगा। ये तो VCM ही होगा। तो ये आ गया तुम्हारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज योर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। याद रहेगा। ठीक है, एक बार ये निकल गया, तुम कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे यहां की मैं बात करूं, तुम्हारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस निकल गया l/3 पे। अब तुमको ओमेगा निकालना है। ओमेगा मान लो कुछ है, तो यहां से सेंटर मास की दूरी कितनी थी, l/3। इसका मतलब ओमेगा इंटू l/3 किसके इक्वल है, v नॉट के, है ना। ओमेगा इंटू इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, l/3 सेंटर मास की डिस्टेंस। ये कितना दिया था, v नॉट, ये दिया हुआ था v नॉट। तो ओमेगा इंटू l/3 इज v नॉट, तो वही निकल रहा है। तुम इसकी काइनेटिक निकालना चाहते हो, तुम दो काम कर सकते हो, हाफ मास इंटू v नॉट स्क्वायर, हाफ m इंटू v नॉट स्क्वायर प्लस हाफ ml स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। एक तरीका। दूसरा तरीका, सिंपली हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी हाफ ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml/3 का स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हाफ ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml/3 का स्क्वायर, हाफ I अबाउट दिस एक्सिस इंटू ओमेगा स्क्वायर। आंसर सेम आएगा। एग्रीड। ठीक है, तो ये होता है इसका एप्लीकेशन। अब इसके एप्लीकेशन तुमको बहुत सारा चीज पूछा जा सकता है, बहुत सारा चीज पूछा जा सकता है, जहां पे कि तुमको कंबाइंड मोशन को एक प्योर एक्सिस में कन्वर्ट करो और बना लो। ठीक है, तो ये था ये चीज। दूसरी बात, अब मैं तुम लोग को थर्ड केस पे ले जाना चाहता हूं। 15 मिनट का टाइम है, मैं थोड़ा सा थर्ड केस के बारे में बता देता हूं। ये सेकंड केस का था, सॉरी ये फर्स्ट केस में ही था। फर्स्ट केस का हमारा क्या था, VCM कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, VCM कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, और रोलिंग हो रहा है तो VCM माइनस ओमेगा आर जीरो, फ्रिक्शन जीरो, कोई वर्क डन का क्वेश्चन नहीं, कोई न्यूटन लॉस का क्वेश्चन नहीं, कहीं कुछ नहीं, सिंपल एक चीज था, हमको काइनेमेटिक्स पूछता था। अब दूसरा केस है जहां रोलिंग होगा विद एक्सेलरेशन। सेकंड केस क्या होता समझो, कंबाइंड मोशन का सेकंड केस। कंबाइंड मोशन के 3 केसेस हैं, उस 3 केसेस में 80% ऑफ द क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं पूरे रोटेशन के। सारे क्वेश्चन में 80% क्वेश्चन इसी 3 केसेस ऑफ कंबाइंड मोशन में आते हैं। ठीक, सो देखो केस टू ऑफ कंबाइंड मोशन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम बोलते हैं एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग। एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग, इसमें क्या होता है, मान लो एक मेरे पास एक कोई पहिया है या कोई एक कार का व्हील है, एक कार का व्हील है। हमने क्या किया इसके ऊपर एक फोर्स लगाया। कहां लगाया नहीं पता, हम ऊपर लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं, यहां हमने एक फोर्स लगाया। तो हमने मान लो यहां एक फोर्स लगाया F,
जब हमने यहां एक फोर्स लगाया F, इसको खींचा तो ये एक्सेलरेट करेगा, इसकी एक एक्सेलरेशन होगी सेंटर ऑफ मास की। और ये स्मूथ होता तो सिर्फ ACM होता, और ये घूमता भी, हालांकि घूमता कि सेंटर मास का टॉर्क भी है, इसको एक अल्फा भी मिलता। समझो, इसकी एक्सेलरेशन क्या लिखोगे तुम? इसकी एक्सेलरेशन लिखोगे F/m। मान लो ये स्मूथ है, F/m, मास बाय फोर्स बाय मास, इसकी क्या होगी? एक्सेलरेशन होगी ना। अल्फा कैसे निकालोगे? सेंटर मास डॉट टॉर्क निकालोगे। क्यों सेंटर मास डॉट ही लगाओगे? बताऊंगा क्यों सेंटर मास डॉट ही लगाओगे, क्यों किसी और एक्सिस डॉट नहीं लगाओगे? क्योंकि फंस क्यों जाओगे? क्योंकि तुमको स्यूडो फोर्स का टॉर्क नहीं लेना है। पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पहले ये समझ लो प्रोसेस क्या होता है। मान लो फ्रिक्शन नहीं है, तो एक्सेलरेशन होता है F/m, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास होता ICM इंटू अल्फा। टॉर्क अबाउट सेंटर मास कितना होगा? F इंटू आर होगा, F इंटू आर। टॉर्क अबाउट सेंटर मास कितना होगा? F इंटू आर। देखो सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट अगर तुम टॉर्क निकालना चाहते हो इसके अबाउट, तो यहां से डिस्टेंस कितना है? R है, F इंटू आर इज इक्वल टू ICM। जो भी बॉडी है, डिस्क है तो mr²/2, रिंग है तो mr², हॉलो स्फीयर है तो 2/3 mr², सॉलिड स्फीयर 2/5 mr² इंटू अल्फा। तुम्हारा अल्फा भी निकल जाएगा, यू वुड गेट अल्फा। अब देखो इस पॉइंट को, इस पॉइंट की दो एक्सेलरेशन है। कौन कौन सी? ट्रांसलेशनल की वजह से इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? ACM होगी। और रोटेशनल की वजह से इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी कितनी? अल्फा इंटू आर होगी। एक सेंटर की तरफ भी तो होगी। क्या चीज? एक सेंटर की तरफ भी तो होगी। हाँ, मतलब एक होगी, मैं टेंजेंशियल की बात कर रहा हूं। अगर ये ओमेगा गेन कर लेगा तो सेंटर की तरफ भी होगी, ओमेगा²r। ठीक है ना? मान लो इसकी एक ओमेगा भी ये गेन कर चुका है तो एक और एक्सेलरेशन होगा इधर की तरफ भी, ओमेगा²r। हम टेंजेंशियल की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट P है और ये ग्राउंड का पॉइंट Q है। क्या दोनों के बीच में अगर ACM ज्यादा है और ACM ज्यादा है, अभी तक फ्रिक्शन नहीं आया है, याद रखना, अभी मैंने फ्रिक्शनलेस लिया है, मैंने सिर्फ इस फोर्स को का एक्सेलरेशन निकाला है, इस फोर्स का टॉर्क निकाला है, अल्फा निकाला है, mg नॉर्मल तो कैंसिल हो चुका है। अगर ACM ज्यादा है तो पॉइंट P क्या चाहेगा? फॉरवर्ड मूव करें। अगर ACM ज्यादा है तो पॉइंट P का नेट एक्सेलरेशन फॉरवर्ड होगा। अगर ये सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन क्या करेगा? अपोज करेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन स्लिपिंग को, तो फ्रिक्शन इसके ऊपर ऐड करेगा पीछे, अगर ACM ज्यादा है तो। अब सोचो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, फ्रिक्शन का प्रॉपर्टी देखो, जो ज्यादा है अगर ACM ज्यादा है तो फ्रिक्शन देखो ACM को घटा रहा है, अपोज कर रहा है। और क्या फ्रिक्शन का टॉर्क अल्फा को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? तो फ्रिक्शन क्या कोशिश कर रहा है कि देखो जो ज्यादा है उसको नीचे लाओ, जो कम है उसको ऊपर लाओ, किसी भी तरह A इक्वल टू अल्फा आर मेंटेन कर दो यहाँ, तो फ्रिक्शन यहाँ एक्ट करेगा। और फ्रिक्शन ने सक्सेसफुली ऐसा कर दिया। फ्रिक्शन ने क्या किया, जब फ्रिक्शन आएगा उस फ्रिक्शन की वजह से ये थोड़ा घट जाएगा और ये थोड़ा बढ़ जाएगा, और दोनों में एक रिलेशन आ जाएगा, ACM इक्वल टू अल्फा आर, यानी ACM माइनस अल्फा आर इज 0 आ जाएगा, यानी इन दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन प्रिवेंट हो गया। एग्रीड? ACM अल्फा आर नहीं, मतलब मैं अभी ACM इक्वल टू अल्फा आर प्लस डायमेंशन इनकरेक्ट है ना। ACM अल्फा आर और फ्रिक्शन को कैसे जोड़ सकते हो? एक फोर्स एक एक्सेलरेशन, वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। बेसिकली क्या है, ठीक है मैं मान रहा हूं, अब हमको क्या करना होगा, ये एक नया वैल्यू लेगा ना। अब मेरा इक्वेशन चेंज होगा। क्या चेंज होगा? अब मेरा इक्वेशन चेंज होगा, कैपिटल F माइनस स्मॉल f
कैपिटल एफ माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एग्रीड? यहां क्या लिख देंगे? एफ माइनस एफ लिखेंगे ना। और टॉर्क में क्या लिखेंगे? एफ इंटू आर प्लस एफ इंटू आर। इसका टॉर्क भी क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क भी क्लॉकवाइज, फ्रिक्शन का टॉर्क भी क्लॉकवाइज। अब ये एक नया वैल्यू आएगा, बट वो नया वैल्यू जो भी आएगा वो इसको मेंटेन कर देगा। एग्रीड? मेरा ये कहना है कि जब फ्रिक्शन नहीं था, तो मान लो जब फ्रिक्शन नहीं था, इफ फ्रिक्शन इज एब्सेंट, मान लो ACM की वैल्यू जो राइट वर्ड है और अल्फा आर जो लेफ्ट वर्ड है, ठीक है ना। मान लो ACM की वैल्यू थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इमेजिन करो, और अल्फा आर की वैल्यू थी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का नेट एक्सीलरेशन किधर है? राइट वर्ड ना। Yes, sir. अब फ्रिक्शन का काम है, समझो। अब फ्रिक्शन आएगा। In the absence of friction, there would have been, तो यहां हम क्या लिख रहे हैं? इसको लिख रहे हैं F by M, और इसको हम लिख रहे हैं F इंटू आर इज ICM इंटू अल्फा। ये फर्स्ट केस है। अब चलो, अब फ्रिक्शन को ले आओ। इफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, अब फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन को आना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का ये ड्यूटी है कि जब भी रिलेटिव मोशन होने की कोशिश करे तो वो आए और उसको बचाने की कोशिश करे। ये बचाने की कोशिश करेगा। तो अब क्या होगा? यहां एक फ्रिक्शन ऐड कर जाएगा। ये अप्लाइड फोर्स था ही। अब ये एक्सीलरेशन पहले से कम हो जाएगा, A डैश, और ये अल्फा पहले से ज्यादा हो जाएगा, अल्फा डैश। होगा ना? जो एक्सीलरेशन यहां था पहले, अब ये एक्सीलरेशन उससे कम हो जाए। क्यों कम हो जाए? पहले सिर्फ एक फोर्स था, राइट वर्ड, अब एक लेफ्ट वर्ड भी फोर्स है, ये घट जाएगा ना पहले से। समझ रहे हो? और ये टॉर्क, पहले ये अकेले टॉर्क देगा क्लॉकवाइज, अब ये इसको देगा, तो अल्फा बढ़ जाएगा ना। मैं कह रहा हूं फ्रिक्शन ने सक्सेसफुली दोनों को एक कॉमन एक्सीलरेशन पे ले आया। यानी फ्रिक्शन ने सक्सेसफुली, इसको हो सकता है ये वैल्यू हो जाए 8 या 7 या ये हो जाए 6, कुछ भी हो सकता है, वो तो हम बाद में देखेंगे। हो सकता है ये इसको घटा के 6 कर दे। फ्रिक्शन जो पीछे लगा, तो अब फोर्स होगा F माइनस स्मॉल, ये हो गया 6। और हो सकता है अल्फा इंटू आर, अल्फा डैश इंटू आर वुड बी इक्वल टू 6, ये भी हो जाए। इसने प्रिवेंट कर दिया ना, कर दिया। मान लो इसने कर दिया, इसने प्रिवेंट कर दिया। अब मुझे ये बताओ, इसने इसको कर दिया प्रिवेंट। अब मुझे तुम ये बताओ, यहां जो फ्रिक्शन ऐड किया, तो इसका मतलब है ACM डैश माइनस अल्फा डैश आर इज 0। इस पॉइंट का नेट एक्सीलरेशन कितना हो गया? 0। एग्रीड? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, रेडियल की बात नहीं कर रहा हूं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। एग्रीड? ठीक है? बिकॉज ये सेंटर मास की एक्सीलरेशन है, दोनों साइड टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। ACM डैश इंटू टी इज इक्वल टू अल्फा डैश या माइनस अल्फा डैश इंटू टी इंटू आर इज 0। सही है? ACM डैश इंटू टी क्या है बताओ? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, V इज इक्वल टू U प्लस AT। U था 0। एग्रीड? यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एज फंक्शन ऑफ टाइम माइनस ओमेगा एज फंक्शन ऑफ टाइम इनटू आर इज 0। अल्फा इंटू टी क्या है? ओमेगा है। एग्रीड? इसका मतलब ओमेगा भी चेंज हो रहा है, ओमेगा समय के साथ बढ़ रहा है। अल्फा है ना, तो ओमेगा समय के साथ बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी समय के साथ बढ़ रहा है, बट VCM माइनस ओमेगा आर हर पॉइंट पे 0 ही है। एग्रीड? 0 है। इसका मतलब मुझे अब ये बताओ, फ्रिक्शन तो यहां लग रहा है, इस पॉइंट की स्पीड इंस्टेंटेनियस 0 आएगी। हालांकि बदलता रहेगा, याद रखो,
VCM डबल होगा, ओमेगा भी डबल हो जाएगा। तो VCM माइनस ओमेगा या VCM बाय ओमेगा हमेशा आर आ रहा है। ये जो फ्रिक्शन लग रहा है, ये जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? 0। तो ये वर्क करेगा? नहीं करेगा। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन लग रहा है, बट वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन है? बिकॉज दिस फ्रिक्शन हैज बीन सक्सेसफुली, दिस फ्रिक्शन इज सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग स्लिपिंग। मुझे ये बताओ, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इसकी मास है 10 kg, यहां फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.6 और मैंने इस पे लगा दिया 20 न्यूटन का फोर्स। फ्रिक्शन कितना ऐड कर रहा है? इस पे फ्रिक्शन कितना ऐड कर रहा है? सर 60 न्यूटन। क्यों? न्यूटन। कितना? हाँ सर 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। फ्रिक्शन ऐड करेगा 20 न्यूटन। क्यों ऐड करेगा 20 न्यूटन? फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? ये चल देता। फ्रिक्शन नहीं होता तो दोनों पॉइंट में रबिंग होता, ठीक है ना? हाँ सर। तो फ्रिक्शन आ गया, बोला नहीं मैं रबिंग को रोकूंगा। अगर फ्रिक्शन के बिना भी रबिंग नहीं होता तो फ्रिक्शन नहीं आता, फ्रिक्शन के एब्सेंस में मूव करता, इसलिए फ्रिक्शन आया और उसको बचाने की कोशिश की और बचा भी लिया। ये जो फ्रिक्शन लगेगा कोई कितना लेगा? 20? यस सर। 20 ही क्यों लगेगा? 40 क्यों नहीं लगेगा? इसकी वैल्यू तो 60 तक जा सकती है, इसकी वैल्यू तो 60 तक जा सकती है मैक्सिमम। 20 ही क्यों लग रहा है? एक्टिव फ्रिक्शन। 20 ही क्यों लग रहा है? 60, इसकी वैल्यू 60 तक जा सकती थी, बट 20 ही लग रहा है। क्यों लग रहा है 20 तक? क्योंकि 20 की जरूरत है। 20 इज नीडेड टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। इसको 30 कर दो, ये 30 बन जाएगा, होगा ना? यस सर। अब मुझे ये बताओ, ये 20 न्यूटन लग रहा है फ्रिक्शन, कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक की काइनेटिक? एक्टिव। स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन? क्योंकि ये चाहा रबिंग को प्रिवेंट करना और कर लिया। इट इज सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग द रिलेटिव स्लिपिंग, इसीलिए स्टैटिक होगा। एग्रीड? वही यहां भी हो रहा है, ये सक्सेसफुली इसको प्रिवेंट कर दिया, ये स्टैटिक होगा। चलो ये फ्रिक्शन स्टैटिक हो गया। ये फ्रिक्शन तो ऐड कर रहा है, फोर्स तो, फ्रिक्शन फोर्स तो है। व्हाट डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स हियर? ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क करेगा? ये 20 न्यूटन का फोर्स कितना वर्क करेगा? 0 0 0। ये तो चल ही नहीं रहा है, तो वर्क काहे का करेगा? तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन नॉन जीरो है, बट फ्रिक्शन का वर्क डन 0 है। इसीलिए बहुत आसान तरीका है कि फ्रिक्शन को लेंगे। न्यूटन्स लॉ में फ्रिक्शन का काम है। न्यूटन्स लॉ में यह जानना जरूरी है कि फ्रिक्शन कितना है, क्योंकि फोर्स है। न्यूटन्स लॉ में क्या होता है? नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर हमको 20 न्यूटन है तो इस 20 में इसको घटाना पड़ेगा, या जो भी है इस फोर्स में इस फ्रिक्शन को घटाएंगे तब एक्सेलरेशन निकलेगा। लेकिन अगर हम एनर्जी मेथड से बनाएंगे तो बिकॉज ये फ्रिक्शन वर्क कर नहीं रहा है, तो व्हाट डन फ्रिक्शन 0, व्हाट डन फ्रिक्शन 0। बिना फ्रिक्शन जाने भी क्वेश्चन बन जाएगा, बनेगा ना? यस सर। तो वर्क में आपको फ्रिक्शन जानने की जरूरत नहीं है, फ्रिक्शन में न्यूटन्स लॉ में आपको फ्रिक्शन जानना पड़ेगा। अगर हम तुमसे पूछे एक्सीलरेशन कितनी है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये कितना है और ये कितना है। बिना फ्रिक्शन का वैल्यू जाने तुम एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते हो, लेकिन बिना फ्रिक्शन का वैल्यू जाने तुम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, और काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट करके तुम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो बिना फ्रिक्शन जाने। तो इसका 2 मेथड होता है। ये एक बहुत इसमें केस है, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है इस केस में फ्रिक्शन निकालना।